ध्यान गुरु हैं श्री मोहक गुप्ता जी, जो कि सूरत से आए हैं। मूलतः वे व्यवसायी हैं, लेकिन एक अभियान की तरह ध्यान का कार्यक्रम कर रहे हैं। और कोरोना के बाद जो देश में स्थिति हुई है, लोगों में जो अवसाद आए हैं, जो डिप्रेशन का दौर शुरू हुआ है, उससे निकालने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सीधे मोहक जी से बात करते हैं और फिर जानेंगे कि उनका अभियान क्या है, एक किस तरह से ये काम कर रहे हैं, हम जानते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूँ कि आपके मन में ये बात, इस बात कैसे ये बात आई कि इस तरह के आयोजन किया जाए और लोगों को अवसाद से, डिप्रेशन से निकाला जाए। मेरे जीवन में आध्यात्मिक चेतना की शुरुआत काफ़ी छोटी उम्र 11 साल की उम्र में हुई, जिसमें मैं इस शक्ति से अनजान था। अनुभव की परिकाष्ठा हो गई, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। अनुभव बहुत हुए, उम्र छोटी थी, बुद्धि का विकास जिस उम्र में जितना था उस धरातल पर कभी सोचा नहीं कि हो क्या रहा है साथ में जी। लेकिन हाँ, अनुभव बहुत अच्छा होता था और इसीलिए नित्य ध्यान साधना में जुड़ा रहा। और फिर जब उम्र 16-17 साल के आसपास हुई और इसके बारे में चर्चा की गई, तब ये ज्ञान हुआ कि ये साधना कैसे हुई। और इस साधना से मेरे जीवन में जितनी भी सफलताएं मैंने प्राप्त की, कहीं ना कहीं इस साधना का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल रहा। और फिर जैसे जीवन में आगे बढ़ा इस साधना में और भीतर चलता गया, आगे बढ़ता गया, तो बहुत से ऐसे अनुभव हुए जिसमें मैंने अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली पाया। और ऐसे ही परिवार से जुड़े हुए जब भी कोई परेशानी नज़र आती थी, मैं तो सबसे छोटा था, हम 7 भाई बहन, उसमें मैं सबसे छोटा था। और कभी भी कोई ऐसी समस्या दिखती थी जिसमें पिताजी परेशान नज़र आते थे या माताजी परेशान नज़र आती थी किसी बच्चे को लेकर, मेरे बड़े भाई बहनों को लेकर, तो मैं बस एक हाथ जोड़कर विनम्र विनंती परमात्मा से कर देता था कि हे परमात्मा, मेरी प्रार्थना है कि इस जो समस्या है इसका मार्गदर्शन कीजिए, इसको हल कीजिए, जिससे घर में। यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, पहले तो आप अपनी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आप किस तरह के परिवार से आते हैं और आप इस तरफ प्रवृत्त कैसे हुए, इस तरफ कैसे झुके आप ध्यान की तरफ। देखिए, शुरुआत ऐसी है कि मेरा जन्म हुआ है दिल्ली में जी। और मैं जब दिल्ली में जन्म हुआ और कुछ ही महीनों का था कि हमारा परिवार के साथ मुंबई आना हुआ। और मुंबई आना हुआ और मुंबई में मेरा जीवन यात्रा की शुरुआत हुई। पढ़ाई मेरी बरेटो हाई स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की। और फिर पढ़ाई करते करते, पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। हमारे परिवार एक व्यवसायी परिवार है, कपड़े का हमारा बिजनेस रहा है शुरू से। बाप दादाओं की परंपरागत व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं जी। तो हमारी पृष्ठभूमि ये थी कि हमारे पिताजी भी कोई खास पढ़े हुए नहीं थे और मैं 7 भाई बहन में सबसे छोटा भाई था, सबसे छोटा वाला बच्चा था। लेकिन हाँ, हमारी माताजी जरूर चाहती थी कि ये बच्चा मेरा, कम से कम एक लड़का, तो हम 3 भाई हैं, तो एक लड़का तो पढ़ जाए, 2 भाई नहीं पढ़ पाए। और मुझे कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिया गया। और मैंने शुरू से ही ऐसी प्रवृत्ति थी, शायद परमात्मा की कृपा थी, कि हम जो भी कार्य करते थे बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक कर लेते थे। पढ़ाई में हमेशा उत्तीर्ण रहा। और पढ़ते पढ़ते एक बार, अच्छा, हमारा सारी पृष्ठभूमि दिल्ली से, हमारे जितने भी परिवार के लोग बाकी हैं, हमारे चाचा ताऊ तो नहीं, हमारे पिताजी सबसे बड़े थे परिवार में, तो चाचा हैं, सारा परिवार जो है दिल्ली में रहता है। तो नित्य नियम ये था कि जब भी समर और वैकेशन पड़ती थी, गर्मी की छुट्टियां होती थी, हम सारे सपरिवार दिल्ली जाया करते थे और जहाँ हमारे दादा दादी जी थे उस परिवार के साथ रहते थे। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड का था, 6th स्टैंडर्ड में लगभग 11 साल की उम्र थी, हम वहाँ गए। और जब वहाँ गया तो हमारी चाची सहज योग से जुड़ी हुई है। अच्छा। जिसमें श्री आदि शक्ति निर्मला देवी को सहज योग दायिनी कहा गया है। और उन्हीं को जब श्रद्धा ये हो जाती है कि यही हमारे सद्गुरु और यही हमारे इष्ट, इस हद तक की चाहत और इस हद तक की दीवानगी उनमें भी थी। उन्होंने मुझे अपने ध्यान का, उन्होंने एक मेडिटेशन रूम बना रखा था, वहाँ पर मुझे बैठाया और उस
एक बहुत ही मोहिनी सूरत की तस्वीर मेरे समक्ष थी। मुझे कहा कि श्री माता जी हैं और ऐसे ऐसे सहयोग में किया जाता है। वो कच्ची उम्र थी, समझ कुछ आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ वो तस्वीर जो दीवार पर थी वो मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा उससे एक जुड़ाव सा लग रहा था। और चाची ने कहा आँख बंद करो, हाथ ऐसे फैलाओ और अपना बैठ जाओ। और कुछ मंत्र उन्होंने कहे, कुछ और बातें कही, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, कुछ सुना नहीं रहा। और मुझे वो तस्वीर को देखने का मन बहुत कर रहा था। और मैं बैठा रहा और काफ़ी समय तक मैंने उस तस्वीर को निहारा। इतना निहारा होगा तो तस्वीर को मैं जब नित्य 2.5 महीने तक वहाँ रहा तो रोज़ यही नियम था कि सारा परिवार उनका सहयोग में था और सहयोग के धारा से जो भी ध्यान की प्रक्रिया है उसको करता आ रहा था। तो मैं भी बैठता था, प्रक्रिया कोई नहीं करता था, सिर्फ हाथ खुले करके बैठ जाना और बस उस खुली आंखों से उस दिव्य दृष्टि को दर्शन करते रहना। मैं पूरा करता हूँ इस बात को। और फिर वो देखता रहा और 2.5 महीने वहाँ रहने के बाद में इसी स्थिति से मुंबई वापस आ गया। हम कैंप्स कॉर्नर रहते थे और मेरी शुरू से आदत रही है सुबह जल्दी उठने की, वॉक वगैरह जाने की। तो मैं वॉक पर जाता था तो हमारे यहाँ ब्रिज कैंडी गार्डन हुआ करता था, तो उसके यहाँ ही समुद्र किनारा लगता था। तो अब नियम ये बन गया कि जो मैं पहले 1 घंटा पहले उठता था स्कूल के लिए और 1.5 घंटा पहले उठने लगा और जाकर आधा घंटा पत्थरों पर बैठकर वो सुबह का नज़ारा ही वैसे ही बड़ा ही शांति प्रिय होता है। तो उस नज़ारे में बैठकर हाथ फैलाकर और उस मोहिनी सूरत का दीदार करने की कोशिश करता था जो मैं दिल्ली से अपने दिल में बसा कर लाया था। और बस वो नज़र आने लगती थी माँ हमारी और मुझे बहुत आनंद आता था। दैट वॉज द ओनली थिंग विच आई हैव डन ड्यूरिंग दोज 3 to 4 years। लेकिन अनजाने में मैं वही कर गया जो शायद ज्ञानी व्यक्ति नहीं कर पाता। जब मैंने अपने 10th की एग्ज़ाम दी लगभग 16 साल की उम्र, और फिर मैं जब दिल्ली गया और जैसे ही मैंने चाची के घर पर कदम रखा, चाची ने मेरी सूरत को देखकर मेरा हाथ थामकर मुझे सीधा ध्यान के कमरे में ले गई। ना उन्होंने किसी को पानी पूछा, ना नमस्ते किया, सब भूल गई और मुझे ले गई और मुझसे पूछा बेटा तुम क्या कर रहे हो। अब सवाल मुझे लगा कि इस प्रकार का है कि कौन सी कक्षा में हूँ, क्या एग्ज़ाम दी है। तो मैंने यही कहा कि मैं 10 बोर्ड्स लेकर आया हूँ चाची और रिजल्ट अब 2.5-3 महीने बाद आएंगे। बोले नहीं बेटा मैं इस बारे में कुछ नहीं चर्चा करी, मैं पूछ रही हूँ ध्यान साधना करते हो। उन्होंने कहा चाची मैं सुबह उठ जाता हूँ जल्दी। हाँ लगभग 2.5-3 साल से नियम रहा है कि मैं पत्थरों पर बैठकर श्री माता जी आपने बताया था इनकी तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे नज़र आती है उनकी तस्वीर और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इतना ही मैं जवाब दे पाया और चाची की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटा तुमने तो ये 2.5-3 साल में वो प्राप्त कर लिया जो आज तक 20 साल मुझे हो गए मैं नहीं कर पाई, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने चाची से पूछा चाची मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं और आप रो क्यों रही हैं। चाची ने अपने आंसू पूछे और मुझे कहा बेटा हम कल बात करते हैं। और फिर वो अपने काम में लगी। तो कल सुबह जब हम बैठे तब चाची ने मुझे शुरू से ABCD जो सहज योग की होती है कि क्या कुंडलनी जागरण है, क्या हमारे भीतर सूक्ष्म तंत्र है जिसमें 7 चक्र हैं, 3 नाड़ियाँ हैं और उसकी ग्रेविटी, कुछ श्री माता जी के लेक्चर्स, कुछ पुस्तकें। और वो 2.5 महीने में जो अनुभव पहले हो चुका था ज्ञान बाद में होगा। जनरली ऐसा होता है लोगों की जीवन में कि ज्ञान पहले आता है और उस ज्ञान के अनुसार अनुभव होता है। और यहाँ कुछ उल्टा हो गया, अनुभव पहले हो गया था लेकिन उसका ज्ञान नहीं था और बाद में ज्ञान हुआ। तो माता जी का साक्षात दर्शन कितने साल बाद हुआ? माता जी के साक्षात दर्शन का भी एक बड़ा ही विचित्र इसके पीछे भी कहानी है। मैं 16-17 साल का अब फिर वापस आ गया, बॉम्बे कॉलेज में एडमिशन हो गया। और जब वो इतना सब कुछ सहज योग का ज्ञान लेकर मैं आया तो मुझे अपने आप पर गर्व भी हुआ कि मेरे को अच्छा कुछ एक ज्ञान है। देखिए एक 7-8 में यानी 11-12 साल की उम्र जब होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, एक लड़का एक लड़की की तरफ, एक लड़की एक लड़की की तरफ आकर्षित होती है। तो मेरा शरीर पहले से कुछ मोटा रहा, खाते पीते घर के हम थे, मारवाड़ी लोग हैं अग्रवाल, खूब अच्छे से खाना पीना, मिठाई वगैरह खाना, तो हमारा शरीर भारी था। तो मैंने ये देखा कि भाई मेरा शरीर भारी है, मेरा रंग इतना साफ नहीं, तो कैसे मैं अपने आप को एक आकर्षण का केंद्र बना सकता हूँ, ऐसा क्या करूँ जिससे लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द आएँ, मुझसे बात नहीं करने की चेष्टा करें, मुझसे साथ बैठें, मुझसे मित्रता करने की प्रयास करें।
तो ये दिमाग लगाया कि मेरी बुद्धि तीव्र है और मैं पढ़ाई में होशियार हूँ, इसकी पराकाष्ठा पर आ जाऊँ, प्रथम हमेशा आऊँ, हर एक्टिविटीज़ में भाग लूँ और उसमें भी उत्तीर्ण रहूँ, तो मैं शायद एक आकर्षण का केंद्र बन सकूँ। और यही मैंने किया और मैं उसमें सफल भी हो गया। लड़कियाँ आती थी कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स लेके, कुछ साइंस के प्रॉब्लम्स लेके, और मुझे अच्छा लगता था कि मैंने जो चाहा वो मैंने प्राप्त किया। किस कॉलेज में आपने पढ़ाई की? मैं स्कूल था बरेटो हाई स्कूल, और फिर मैं जय हिंद कॉलेज जो कि चर्च गेट पर है, जहाँ से ऐश्वर्या राय एक स्टूडेंट हैं, सतीश शाह हैं, शान हैं, सागरिका हैं, हुसैन टायर वाला है, बख्तियार ईरानी है, ये सारे नाम उसी कॉलेज से हैं। फिर कॉलेज में एंट्री हुई। अब जय हिंद कॉलेज में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही 80% थी कॉमर्स में, तो मेरे इर्द गिर्द जो भी थे सारे ही स्टूडियस, सारे ही इंटेलेक्चुअल। अब मेरे पास ऐसा क्या एक चीज़ उनसे ऊपर हो जिससे मैं उनसे कुछ अलग लगूं, जिससे वही मैं वहाँ पर भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकूं। तो ज्ञान जो मैं चाची से सहयोग का लेकर गया था, उसने मेरी बड़ी सहायता की इसमें। मैंने कुछ स्पीचेस जब दी, कुछ पोएम्स लिखी। हमारे यहाँ हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता था 7th to 14th सितंबर, जहाँ पर स्वरचित लेखन के ऊपर एक एक दिन पर अलग अलग कार्यक्रम होते थे। तो स्वरचित पोएम, स्वरचित कविता का एक दिन कंपटीशन था। और अर्चना मिश्रा करके हमारे यहाँ पर कॉलेज में लड़की हुआ करती, जो कि बहुत फेमस थी, वो बहुत अच्छा लिखती थी। मैं SYJC में था, 2nd ईयर था मेरा कॉलेज में, 12th स्टैंडर्ड, यानी हार्डली 18 ईयर ओल्ड। और वो हमारी TYBA की छात्रा थी और बहुत अच्छा लिखती थी, प्रचलित थी कि अर्चना मिश्रा बहुत अच्छा लिखती हैं। तो स्वरचित पोएम की जो कंपटीशन था, मैंने भाग लिया और मैंने प्रेम पर कुछ अलौकिक दिव्य कविता लिखी, जिसमें कुछ लाइन ऐसी थी, मुझे याद नहीं है कविता, जिसका पृष्ठभूमि ऐसी थी कि एक औरत और एक मर्द में प्रेम होता है, और प्रेम होता है और वो शादी करते हैं, जमाने के विरुद्ध जाकर, अपने परिवार से विरुद्ध जाकर वो शादी करते हैं, और फिर वो शादी कर कर जीवन व्यतीत करते हैं, और फिर उनके बच्चे होते हैं। और जब उनकी बेटी होती है और उसे जब प्रेम होता है किसी लड़के से, तो वो खिलाफत करते हैं प्रेम विवाह का, और फिर उसके दादा दादी और नाना नानी को बुलाती है और कहती है कि जब इन्होंने भी प्रेम विवाह किया तो मुझे प्रेम विवाह करने से मनाही क्यों है। तो तब दादा कुछ कहते हैं, तो मुझे बस वो चंद लाइनें याद हैं कि क्या भूल गए तुम अपनी जवानी, और नादानों से ही होती है नादानी, पर ऐसा नादानी शुभ है जिसमें प्यार मोहब्बत रब है। तो इस तरीके से वो उनको कन्विंस करते हैं और फिर आगे वो बच्चों की शादी हो जाती है। तो इस पृष्ठभूमि पर मैंने सुंदर कविता लिखी और मंचन किया। लेकिन जो जजेस वहाँ बैठे थे, उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि 18 साल का लड़का कुछ इतना गहन और गहरी सोच को व्यक्त कर सकता है, और उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, कहीं और से लिखवा के, हाँ कहीं और से लिखवा के लाए हैं, या कहीं से चोरी करके कहीं लिखी हुई है, उसको लिखा है, तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। अर्चना मिश्रा ने बहुत सुंदर कविता पढ़ी। उसने एक पिंजरे के बंद पक्षी की व्यथा को अपने 4 फुलस्केप की कविता में व्यक्त किया, बहुत ही सुंदर, और उसको फिर से फर्स्ट प्राइज दे दी। मुझे उसके फर्स्ट आने से कोई गम नहीं था, लेकिन गम इस बात का था कि मेरी कविता को झुठला दिया गया। तो मैंने कहा कि आपने किस बिहाफ पर, जो हमारे डायस पे टीचर्स थे, जजेस थे, प्रोफेसर्स बैठे थे, मैंने उनसे कहा आपने किस बिहाफ पर इसको ये डिस्क्वालीफाई किया है। तो उन्होंने वही बताया कि भाई ये संभावना नहीं है, ये जो विचार व्यक्त किए हैं आपने, आपके नहीं। तुमने कहा मुझे 2 मिनट दीजिए और मैं कुछ अर्चना मिश्रा जी की कविता के साथ कुछ लाइनें जोड़ना चाहता हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस देखकर उन्हें अचरज हुआ। बोले ठीक है। पेन पेपर मेरे पास था, मैंने कुछ लिखा और फिर मैंने उसे देख के पढ़ा। उन्होंने ये भी शब्द का इस्तेमाल किया कि आपने कविता देख के पढ़ी, अगर तुम्हारी स्वरचित है तो तुम्हें याद होनी चाहिए। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं होती, बड़े बड़े कवि सम्मेलन में कविता देख कर भी पढ़ते हैं, उसमें ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर देख के कोई चीज़ पढ़ी जा रही है तो स्वरचित नहीं है। तो फिर मैंने उस लाइनों के साथ कुछ लाइन जोड़कर उनके सुनाया। मैंने कहा अर्चना जी आपने जो व्यथा पेश की बहुत ही सुंदर है, आपके पक्षी की व्यथा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जा छोड़ दिया तेरे पंछी को और उड़ने दिया उसे खुले आकाश में। जा छोड़ दिया
तेरे पंछी को और उड़ने दिया उसे खुले आकाश में, पर आंखें और चौंधिया की उसकी सूर्य के तेज प्रकाश में। कभी उड़ा ही नहीं, हमेशा वो पंछी पिंजरे में कैद रहा, तो ना तो उसने आकाश देखा, ना सूर्य देखा, ना उसके तेज को महसूस किया। तो जा छोड़ दिया तेरे पंछी को और उड़ने दिया उसे खुले आकाश में, पर आंखें चौंधिया की उसकी सूर्य के तेज प्रकाश में। वो आ गया लौट के तेरे पास, ये साथ ही मेरे, ये साथ ही मेरे, मुझे कहीं नहीं जाना है, ना देखना ही ज़माना है। ए साथ ही मेरे, मुझे कहीं नहीं जाना है, ना देखना ये ज़माना है। तुमने जब इतना किया है तो इतना और कर देना, तुमने जब इतना किया है तो इतना और कर देना। मेरे जैसे कई और हैं, मेरे जैसे कई और हैं, मैं पतंग हूँ वो डोर हैं, तुम पतंग को कट जाने देना कहीं, पर डोर की कदर कर लेना, तुम डोर की कदर कर लेना। बस इतना सुनना था। स्टैंडिंग ओवेशन मुझे मिला। प्रोफेसर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि जो 2 मिनट में इस कविता का आगे बढ़ सकता है, इस सोच को व्यक्त कर सकता है, तो कोई बात जरूर इस विद्यार्थी में है। तो फिर उन्होंने मान लिया कि अभी मान भी लिया और जो प्राइज डिक्लेयर किया था तो फर्स्ट हमने शेयर किया। अच्छा। दोनों ने हमने फर्स्ट प्राइज शेयर किया। और एनुअल जो हमारी जय हिंद कॉलेज की किताब निकलती है हर साल, जिसमें अर्चना मिश्रा की कविता हमेशा होती थी, उसको हटाकर मेरी कविता को वहाँ पर रखा है। तो बहुत ही सुंदर वो रहा। और फिर उसी से मुझे पहचान मिल गई कॉलेज में। SY.BCom में जब हम 50वीं वर्षगांठ बना रहे थे जय हिंद कॉलेज की, तो ब्रांड एम्बेसडर का खिताब दिया गया जय हिंद कॉलेज का। ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था आज तक, ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं थी, कोई ऐसा प्राइज अनाउंस नहीं किया था, ऐसा कुछ था नहीं, उपाधि किसी को दी नहीं गई थी। लेकिन वो विशेष उपाधि जो 4 साल की मेरी जर्नी रही कॉलेज में, जहाँ मेरे प्रोफेसर्स ने देखा कि इस विद्यार्थी में कुछ बात है। मुझे समय बहुत कम मिलता था, मैं बच्चों और विद्यार्थियों की तरह कैंपस में बैठकर टाइम पास नहीं कर पाता था, बल्कि एक लेक्चर बंक करना पड़ता था, क्योंकि दुकान की चाबी मेरे हाथ में सौंप दी गई कि 11 बजे दुकान आकर मुझे खोलनी है। हमारे ऊपर शुरू से पिताजी का यही प्रेशर था कि हम तो व्यापारी व्यक्ति हैं, हमें पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा व्यापार पर ज़्यादा जोर रखना चाहिए। और मेरी हमेशा से ये भावना रही कि मुझे सबके साथ चलना है, ना पिताजी की बात की खिलाफत करनी, ना माता जी की। दोनों को बैलेंस बनाकर, माँ चाहती है पढ़ो तो पढ़ाई भी कर लूँ, और पिता चाहते हैं व्यापार करो तो व्यापार भी कर लूँ। तो काफ़ी छोटी सी उम्र में व्यापार में भी चले गए। लेकिन माता जी से दर्शन, साक्षात दर्शन कब हुए माता जी के? श्री माता जी के दर्शन होने में लग गया समय था वो 2001 का, जब हम सूरत शिफ्ट हो गए बॉम्बे से 21 साल की उम्र में। कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, तो कपड़े की वजह से हम आगे चले गए सूरत, जो कि एक ब्लूमिंग इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल से। और वहाँ जाकर 2001 में जब शिफ्ट हुआ, तो पहली बार मेरे को चाची ने बताया कि ऐसे ऐसे पुणे में श्री माता जी का एक सेमिनार हो रहा है। इंटरनेशनल सेमिनार होते थे श्री माता जी की, जिसमें 85,000 लोग एक साथ शिरकत करते थे। और वो कुछ 7-8 दिन का सेमिनार होता था, जिसमें क्रिसमस पूजा, श्री माता जी के अंडर में अलग अलग पूजाएं होती थी। तो क्रिसमस पूजा होनी है, फिर श्री माता जी के वाइब्रेशंस और ऑरा से जो रिश्ते मिलाती थी फोटोज़ को, उनके रिश्ते होते थे। इस तरह से ग्रुप मैरिज, जिसको मास मैरिज कहते हैं, उस तरीके के प्रोग्राम थे। तो तब मैं वहाँ गया, तो ये चाहत लेके गया। देखिए, हमेशा सोच मेरी थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स रही, कुछ अलग रही। एक साधारणतः व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो ये कहता है कि परमात्मा मेरे हृदय में आके बस जाए, यही उसके विचार आते हैं मन में। वो परमात्मा को पुकारता है, कहता है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे हृदय में आन बसो और सदैव मेरे हृदय में रहो। लेकिन मेरे दिल से एक अलग ही आवाज़ निकली। मेरे सामने मेरी श्री माता जी थी। मैंने कहा कि माँ मुझे बुला ले और अपने दिल के आईने में तस्वीर मेरी सजा ले। मैंने कहा माँ को कि अपने दिल में मुझे बसा ले। ये तो बहुत साधारण है, तुझे मैं अपने दिल में रख लूँ, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि तेरे दिल में मेरी तस्वीर रहे। और यही प्रार्थना में करता था। 2001 में फिर मैं जब पुणे गया तो श्री माता जी के दर्शन होने थे। अब होता ये था कि इतना बड़ा पंडाल है, 50-50 हज़ार लोग हैं, कहीं कोने में हम बैठे, श्री माता जी वहाँ बैठे, तो इतनी दूरी से मैं निहार भी नहीं पाता था। मेरी इच्छा थी कि एक बार तो माँ को प्रत्यक्ष रूप में पूरे दिल से निहार लूँ। और वो दूरी भी माँ ने ख़त्म कर दी। जब मास मैरिजेस का समय आया तो स्पेन के एक लड़के की शादी
लखनऊ की एक लड़की से तय हुई थी। वो लड़का अलग अकेला था अपने पिताजी के साथ। तो बेस्ट मैन का एक नियम होता है क्रिश्चियन मैरिजेज में, बेस्ट मैन होता है एक अच्छा दोस्त। तो उस लड़के ने मुझे वो बेस्ट मैन बना लिया, दोस्ती हो गई। तो हुआ यूँ कि श्री माता जी शादी से पहले ग्रूम्स को और फिर ब्राइड्स को अलग अलग, दूल्हा और दुल्हन को अलग अलग रिश्तों की अहमियत बताती हैं। एक शादी का जो बंधन कितना पवित्र है उसके बारे में चर्चा करती हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जिम्मेदारियों से आगाह कराती हैं कि एक पति की क्या जिम्मेदारी, एक पत्नी की क्या जिम्मेदारी, जिससे ऐसा ना हो। और वैसे भी 7 दिन मिलते हैं, जब नाम पहले ही अनाउंस हो जाते हैं जोड़ियों के, और 7 दिन आप साथ समय बिता रहे हैं और आपको छूट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ही कोई मेल नहीं बैठता तो हम छोड़ सकते हैं। तो श्री माता जी लास्ट में भी यही बोलने आती हैं कि आपको समय दे दिया गया, अब भी अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं तो आप रिश्ते को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर रिश्ता जुड़ गया तो फिर छोड़ने की गुंजाइश नहीं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसको हम शादी के बंधन को बड़ा ही पवित्र मानते हैं, ना कि यूएस यूके की तरह, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह, जहाँ पर तलाकों की जुबली, गोल्डन जुबली और सेलिब्रिटीज बनाते हैं लोग। तो वहाँ पर उस स्पेनिश लड़के के साथ में बैठा और वो दूसरे नंबर पे था, उसी के साथ में जब श्री माता जी आई तो मुश्किल से 1.5-2 फुट की दूरी पर मैंने माँ को देखा और माँ को बस निहारता रहा, और ऐसा निहारा कि माँ को पूरी तरह अपने अंदर ले लिया। बस एक ही बार का मन बना कर गया था, तो बस वही दर्शन ऐसा हुआ जो मुझे ऐसा एहसास हुआ जितनी आप और मेरे में दूरी है, और माँ पूरी तरह से मेरे भीतर आ रही है, पूरी मेरे भीतर समा रही है। तो दर्शन तो तब हुए, और उसके बाद 2-4 बार फिर कोई सेमिनार्स हुए, लेकिन इतनी निकटता से कभी भी माँ को नहीं देखा। जब उनके दर्शन नहीं हुए थे और दर्शन के बाद आपकी अनुभूति में क्या अंतर आया, कोई परिवर्तन आया? मैं नहीं कहूँगा कोई परिवर्तन आया, क्योंकि श्री माता जी के लेक्चर्स ने मुझे हमेशा यही सीख दी थी कि परमात्मा एक निरंकार स्वरूप में है, ज़र्रे ज़र्रे में है। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ वो मौजूद है, आपके आसपास हर जगह वह है। तो जब भी मैं ध्यान साधना करता था, श्री माता जी आकार रूप में भले ना हो, उस निरंकार स्वरूप का ध्यान करते हुए करता था, तो उसी चैतन्य को महसूस करता था जिस चैतन्य को मैंने तब महसूस किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अनुभूति में कहीं कोई फर्क रहा। आपके पिताजी चाहते थे कि आप व्यवसाय करें, बिजनेस वाले, और आपके अंदर एक साधना की भी धारा बह रही थी। तो जब आए आप व्यवसाय में, तो व्यवसाय में आने के बाद साधना और व्यवसाय के दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? सामंजस्य का तो ऐसा रहा कि सुबह का समय होता था। अब जैसे मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन, 20 minutes of meditation gives you relaxation equivalent to 4 hours of sleep. हम 4 घंटे की नींद से जो आराम पाते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उतना ही आराम हम 20 मिनट की साधना के दौरान पा लेते हैं। मेरी नींद बहुत कम है, शुरू से ही मैं बस 3-4 घंटे सोता हूँ, कि मेरी साधना बहुत परिपक्व थी, तो इसलिए समय बहुत रहता था। तो मैं जो एक्स्ट्रा समय था, जैसे दुकान पर 11 बजे जाना होता था, 8 बजे तक की दुकान का समय था, तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा समय था, मैं नित्य रूप से 4 बजे उठता था, जो मेरे पास सुबह का एक्स्ट्रा समय होता था उसमें मेरी साधना बहुत अच्छे से हो जाती थी, अपनी स्वयं की साधना भी हो जाती थी। और अगर साधना की चर्चा कहीं करनी होती थी या कहीं पता चलता था कि कोई गुरु आए हैं, कोई शिक्षा मिल रही है इस तरीके की अध्यात्म की धार्मिक शिक्षा हो रही है, कोई धार्मिक प्रवचन हो रहे हैं, कोई सत्संग हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर अटेंड करता था। लेकिन हाँ, बस इसी तरह से सामंजस्य बनाया कि समय बहुत था, सुबह का समय मेरा पर्सनल समय था, उसमें मैं मैनेज कर लेता। तो ध्यान की किस पद्धति को अपनाते हैं? ध्यान की एक ही पद्धति को मैंने सबसे पहले अपनाया, जो कि सहज योग ने बताई है, श्री माता जी ने बताई है। चक्र द्वारा साधना करना, कुंडलिनी जागरण करना, अपनी नाड़ियों को बैलेंस करना, ये सारा कुछ सहज योग में है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सहज योग को अपनाकर आगे बढ़ा, और फिर जब मैंने ये चाहा कि मैं दूसरों को भी जोड़ूं, तब मैंने पाया सबसे पहली बात कि सहज शब्द का अर्थ है साधारण, सिंपल। और यहाँ पर सिंप्लिसिटी नहीं है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, बहुत सारे चक्र हैं, बहुत सारा ज्ञान है। और जब इतनी सारी चीज़ों की चर्चाएं होती हैं तो व्यक्ति सामने वाला भाग जाता है। आजकल का ज़माना है 2 मिनट्स मैगी नूडल्स का। ऐसी साधना कुछ डिज़ाइन हो कि बस चंद सेकंडों में ही वो सामने वाला व्यक्ति
परमार्थ दर्शन को प्राप्त हो जाए, एक बार तो उसको रियलाइजेशन हो जाए और फिर उसको भले हम आगे बढ़ा ले जाएं। तो मैंने अपनी साधना करते करते और भी योग से जुड़ा मैं ब्रह्म कुमारीज में गया, वहाँ के लेक्चर्स अटेंड किए, वहाँ समझा वो क्या सिखा रहे हैं। और भी जितने सत्संग होते थे, गुरु जी आते थे, बाबा आते थे, उनको मिलता था। आसाराम जी के भी काफ़ी लेक्चर्स मैंने सुने और फिर मेरे मन में कुछ चीज़ें आई और मैंने अपनी तरह से साधना की एक तैयारी शुरू की। तो आप साधना करते रहे, आपको मन में ये विचार कब आया कि आपको लोगों को सिखाना भी चाहिए, आपकी साधना का लाभ दूसरों को मिले? ये मैंने लगभग 24-25 साल की उम्र जब थी मेरी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेवा भी कराई जाए। क्योंकि मुझसे लोग जब बात करते थे, चर्चा करते थे, तो काफ़ी इम्प्रेस होते थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम इसको चर्चा के बियॉन्ड जाएं, अनुभव की प्रक्रिया पर पहुंच जाएं, तो चर्चा ऐसे तो ये है कि सुना, कानों ने सुना, उसे महसूस किया और बहुत आनंद आया, लेकिन ये आनंद क्षण भंगुर है। वो व्यक्ति चला गया तो उसी के साथ वो आनंद भी चला गया। तो ऐसी कोई सिस्टम तैयार किया जाए कि वो व्यक्ति खुद भी कर सके और हमेशा आनंद के उस स्वरूप में जीवन बिता सके। तो ये समझिए आप करीब 24-25 साल की उम्र थी, तभी विवाह हुआ और तभी ही ऐसी मंशा आई कि करें। और जब करना शुरू किया तो बड़ी अड़चने आई। घर वालों को ये लगा कि ये क्या कर रहा है। पत्नी नहीं थी, उसे इस बात का इल्म नहीं था, ना उसने कभी इस प्रकार की कोई साधनाएं की थी। तो उसे बड़ा विचित्र लगता था कि सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, गार्डन में जाकर लोगों से इसके बारे में चर्चा करते हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति से जुड़ जाते हैं। तो शुरू में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आई, पारिवारिक उसको सिखाया, पत्नी को भी सिखाया? नहीं सिखा पाया। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, विश्वास करती हैं, मेरा बहुत साथ देती हैं, लेकिन नहीं, साधना में नहीं जुड़ पाई। मैंने काफ़ी बार प्रयत्न जरूर किया, बहुत अच्छे अलग अलग तरीक़ों से, कभी प्रेम से, कभी कुछ डांट कर, हर तरीके से कि किसी तरह मैं भी इन्हें इस धारा में ले आऊँ, लेकिन उनको मैं नहीं ला पाया। अब आप जो है इसको एक अभियान आपने बना दिया, तो अभियान बनाना है, एक मिशन की तरह आप काम करना है। ये हालांकि आप तो मिशन की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से लग जाएंगे इसमें। ये ख्याल कैसे आया? कहीं हाल के कोरोना के कारण तो नहीं, या ऐसा नहीं है, करीब 13 साल पहले की बात है। और एक पुणे में जो सिंधु ताई अभी गुजरी हैं, आपने सुना होगा, उनका व्यक्तित्व मेरे सामने सत्यमेव जयते जब सीरियल आया, और उससे पहले ही शायद मुझे पता चला कि किस तरह वो एक गरीब औरत जो खुद एक भिखारन थी और रोटी की भीख मांगती मांगती जीवन जी रही थी, ट्रेन में, लोकल ट्रेनों में भीख मांगती थी। और एक दिन जब उसे खाने को आधी रोटी भी नहीं मिली पूरा दिन और भूख से व्याकुल हो गई, तो उसने कहा कि ऐसे जीवन का क्या अर्थ है, मैं इसको समाप्त कर देती हूँ। और वो सिंधु ताई समाप्त करने के लिए चली गई, आधी रोटी भीख में मिली थी। देखा एक बच्ची रो रही है, भूख से तड़प रही है, बोली इस आधी रोटी में मेरे शरीर को की तो भूख नहीं मिटेगी, लेकिन इस बच्ची की शायद भूख मिट जाए। तो उस बच्ची के हाथ में वो आधी रोटी पकड़ा कर निकल जाती है, बोले मैं तो जा ही रही हूँ मरने, मुझे क्या आवश्यकता है, वो दे देती हैं। और जैसे ही वो रोटी उस बच्ची के हाथ में आती है, वो रोती हुई बच्ची का चेहरा खिल उठता है, वो हंसी से गुदगुदा जाती है। और उसको देखकर सिंधु ताई के मन में ये विचार आता है, इस आधी रोटी से मैं इस बच्ची को ऐसी खुशी दे पाई, तो मुझे तो अभी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर इतना अच्छा शरीर दे रखा है, तो मैं क्यों ना इस कार्य को और करूं और परहित में ही अपने जीवन को जी लूँ और ऐसे ही आनंद बांटती रहूँ। तो तभी उन्होंने उसको त्याग दिया, अपनी उस सुइसाइड की। और वो अनपढ़ लेडी हजारों लड़कियों की, बच्चियों की ताई बन गई। उन्होंने पुणे में काफ़ी स्कूल्स और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के कार्यक्रम किए। तो वो चरित्र जब मैंने सुना, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो साधना की शक्ति है, उसे अगर मैं बांटूं तो मैं उससे जरूर किसी न किसी के जीवन को बदल सकता हूँ। तब मेरे मन में इस अभियान को चलाने का विचार आया। और चूंकि हमारी श्री माता जी के सहयोग ट्रस्ट का एक नियम था
कि हम चाहकर भी 1 रुपया वहाँ दान नहीं दे सकते थे। बिना किसी डोनेशन से ये ट्रस्ट चलता है। सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते थे तो जो उसका एक मिनिमम कॉस्ट है वो कॉस्ट पर पर्सन लिया जाता था। कहीं भी कोई 1 रुपया दान देना चाहे तो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो उसी तर्ज पर मैंने भी यही निर्णय लिया कि मैं इस साधना को कमर्शलाइज नहीं करूँगा, जिससे भी दूंगा अपनी इच्छा से और निस्वार्थ भाव से देना है। तो अभी कहाँ किस तरह से कर रहे हैं और आपकी भावी योजनाएं क्या है? अभी तक 400 से ज़्यादा सेशंस मैंने कर लिए हैं। मेरे सेशंस में मैं लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि 50,000, 2,000, 500, 700 लोग हों। बिकॉज मेरा ये मानना है कि जैसे हर एक शरीर अलग है, भिन्न है, और हर एक शरीर के अनुसार डॉक्टर दवाई देता है। अगर जो दवाई आपको लगती है वो दूसरे को नहीं लगेगी। उसी प्रकार हर एक आत्मा की स्थिति अलग है, क्योंकि ये साधना युगों युगों से चली आ रही है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा नश्वर है, शाश्वत है, पुनर्जन्म लेती है, तो हर जन्म में आत्मा एक साधना तो करती ही है, उस परमात्मा के करीब पहुंचने का प्रयास करती है। तो जहाँ पर वो रुक जाती है, उसकी जीवन लीला उस समय उस जन्म में समाप्त होती है, वहीं से ये जीवन लीला फिर से शुरू होती है। तो अगर आपकी जीवन लीला एन पर रुकी है तो आगे आकर वापस एन से शुरू होगी, ए से नहीं। तो जो जर्नी एन से शुरू हुई है, तो जिस व्यक्ति को अगर हम ए से शुरू करवाएंगे तो उस साधना में उसका रस नहीं आएगा, क्योंकि ये उसने सीखा हुआ है। ये बात इसी तरह से है कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई कराई जाए तो उसे कोई मज़ा नहीं आएगा, और उल्टा भी अगर हो जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आप 10वीं की पढ़ाई कराएंगे, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसी तरह से ये कार्य होता है। इसी तरह से ये अध्यात्म का कार्य है कि जिस व्यक्ति की जो ज़रूरत है, जिस आत्मा की जो प्यास है, उसकी उस प्यास को शांत किया जाए। तो मैं छोटे छोटे ग्रुप्स में सेशंस देता हूँ, चाहे वो किसी स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, कुछ बैंक्स में होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी किए हैं डॉक्टर्स के लिए, आनंद लॉ कॉलेज में भी किया है। तो इस तरीके से काफ़ी जगह पर छोटे मोटे सेशंस मैंने हमेशा से किए हैं। तो और आगे आगे आपकी योजनाएं हैं? हाँ, आगे की योजना यही है कि जैसे एक सलमान खान की पिक्चर आई थी, और मैं पिक्चर बहुत देखता हूँ। सलमान खान की पिक्चर आई थी जिसमें ये कहा गया था, उसने कहा था कि वो जब किसी की हेल्प करते थे तो बोलते थे कि आप आगे चलकर मुझे थैंक यू ना करें और आगे जाके 3 लोगों की हेल्प करना। इस तरह से उन्होंने एक चेन बनाने की सोची। फिर वो 3 लोग आगे जाके अगर कहें तो बोले थैंक यू नहीं बोलना है, और आप जब मौका मिले 3 लोगों की मदद कर देना। तो मेरी भी इच्छा कुछ इसी तरह से, उस पिक्चर को देखकर मेरे मन में ये ख्याल आया कि साधना इस तरह से बांटूं कि इतना परिपक्व हो जाए सामने वाला व्यक्ति कि आगे चलकर वो भी अपनी साधना को बांट सके। और इसी तरह से मैंने चेन शुरू भी कर दी। सूरत में मैं काफ़ी परिवारों में जा जाकर सिखाया है साधना को 15 दिन में, 20 दिन में, और उनमें से किसी एक को चुन लिया है जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा परिपक्व है कि अब साधना को आप आगे लेकर जाएं। कहीं भी कोई डाउट्स लगे, कोई उलझन लगे तो आप मुझे फ़ोन करें। इस तरह से मैंने एक एक स्तंभ को तैयार करना शुरू करा है, और काफ़ी लोग तैयार हो चुके हैं। ऐसी ये टीम बन रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे के 5 सालों में ऐसे काफ़ी पिलर्स खड़े कर चुका हूँ जो आगे इस साधना की लेगेसी को ले जा सकेंगे। अभी मैं बात कर रहा था मोहक गुप्ता जी से, जो ध्यान की साधना करवाते हैं, इसे एक अभियान के रूप में, एक मिशन के रूप में चला रहे हैं। ये बातचीत बहुत रोचक हो रही थी, और बातचीत रोकने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन एक समय की मर्यादा है, समय के कारण हम रुक रहे हैं। लेकिन इस बातचीत को फिर कभी हम जारी रखें, क्योंकि जो मोहक जी के जो अनुभव है जीवन के, वो काफ़ी रोचक है और लोगों को प्रेरणा देंगे उनका अनुभव, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज इस बात का सिलसिला यहाँ रुकता है, फिर कभी हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।